हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो सीडी सीटी एक्सटेंशन एजुकेशन और फूड एंड न्यूट्रिशन का जो पार्ट किया है वो सभी इसी चैनल पर है, आप जाकर देख लेना। चलते हैं, आज हम क्या करने वाले हैं। आज गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं। उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ईयर भी पूछ लेते हैं या फिर उससे कौन सी हम अडल्ट मतलब उसमें यूज़ कर रहे हैं, कमोडिटी उसके अंडर आ रही है और कौन से उस पर मतलब एक्ट्स का रूल रेगुलेशन लगेंगे। तो जैसे है फर्स्ट है, आप अपनी नोट्स मतलब इस टाइप से एक पेज पे बना लेना, सिंपल तरीके से, चाहे ईयर वाइज, जैसे फर्स्ट 1937 से स्टार्ट करके कैसे भी आप एक पेज पे अच्छे से क्लियर तरीके से इसको नोट डाउन कर लेना। और जहाँ पे भी आप सामने स्टडी करते हैं वहाँ सामने लगा लेना, या जहाँ सो रहे हैं वहाँ बेड के पास में लगा लेना, ताकि आपको ऐसी चीज़ें ईयर मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं याद करना, तो कैसे भी करने की ट्रिक आप कर लेना कि मुझे बार बार इसको देखना है तो याद रहेगा आपको। तो फर्स्ट है एडिबल ऑयल एंड पैकेजिंग एक्ट कब आया था, 1998 में। फिर है ये APGMA एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 में आया था। फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, 1940 में। ISI जैसे 1947 में आया था ये, और 52 में इसका मतलब एक्ट में आया है ये फाइनल। फिर BIS में चेंज हो गया ISI, ये मैं आगे भी बताने रहा हूँ आपको, 1986 में। फिर PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत पूछते हैं। केम इनटू 1995 में फोर्स में आया, लेकिन दोनों में से ईयर कौन सा भी हो तो फोर्स वाला पूछ रखा होता 1995 में, और वैसे इसको लेके कब आए थे, 1954 में। फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मास्क को और सैनिटाइज़र को एसेंशियल कमोडिटी में डाला गया था, तो इसी एक्ट के थ्रू डाला गया था वो। एसेंशियल कमोडिटी मतलब जो होंगी तो उन पे कोई भी होर्डिंग या बैन्स वगैरह नहीं रहेंगे, इसलिए इसको एसेंशियल कमोडिटी बोला जाता है। 1955 में आया था। ट्रेड एंड मर्चेंडाइजिंग मार्क एक्ट कब आया था, 1958 में। ये इम्पोर्टेंट है। PFA इम्पोर्टेंट है। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP बोलते हैं, 1969 में। वेट्स एंड मेजर एक्ट कब आया था, 1976 में। फिर ये 1986 वाले मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, जैसे BIS 1986 में। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 में। हॉलमार्क है 1986 में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये इनके बहुत पूछते हैं। और एक ये जो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन वाला। फिर ISI 1947 में आया। एग मार्क है वो 1937 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, दोनों 1955-54 में भी बोल देते हैं इसको, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर या फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है ये। फिर वूल मार्क है 1949 में। इको मार्क है 1990 में। हॉल मार्क है वो 1986 में। फिर है जैसे इसमें कितना परसेंटेज की प्योरिटी आती है, 99.9 प्योरिटी रहती है, 100% प्योरिटी नहीं होगी, इसमें ध्यान रख लेना। हॉल मार्क में जो गोल्ड से रिलेटेड रहता है, इको मार्क में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, वूल मार्क में वूल की क्वालिटी पे रहता है ये। और एग मार्क एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होंगे, ये फूड प्रोसेसिंग ये है ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें फूड्स की जो प्रोसेस्ड रहते हैं, जैसे जैम जेली इस टाइप से। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा है। और हॉलमार्क वही है गोल्ड से रिलेटेड। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए। BIS में जो भी इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह ये रहते हैं, इनमें BIS का होगा, वो डिटेल में मैं नेक्स्ट उसमें बता रही हूँ। GSI कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया बॉम्बे में है, ये ध्यान रखना है। वॉइस एक मैगजीन है न्यू दिल्ली में, और ये बताई दिया मैंने 1937 वाला। फिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, ये 2006 में आई है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हुई है, 2011 में। तो दोनों ईयर में हो तो 2011 आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक्ट कब आया था, 2006 में आया था।
फिर जैसे कुछ कुछ डिटेल में लेजिस्लेशन जो इम्पोर्टेंट है वो डिटेल में बता रही हूँ कि कौन सा किसके अंडर आता है, कौन सा प्रोडक्ट। वही पूछते हैं आपसे जैसे कि इसके एगमार्क में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो लेजिस्लेशन में जैसे PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1995 में 1954 में इस एक्ट आया था, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ 1995 में। PFA lays down minimum standard requirement for all categories of food, ये ध्यान रखना है। Any food stuff that does not come to the minimum standard specified by PFA rule is considered adulterated माना जाएगा अगर उसके मिनिमम स्टैंडर्ड उससे फॉलो नहीं हुए तो। फिर एगमार्क एक्ट है 1937 में आया था, इज ए ट्रेड मार्क ऑफ क्वालिटी लेवल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कम्युनिटी जो रहती हैं, सेटअप बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको दे रही है क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। एगमार्क सील कैन बी सीन ऑन फूड स्टफ सच एज एडिबल ऑयल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एडिबल ऑयल्स पे होगा बटर, घी, एग्स, सीरियल्स। एग्स भी इसी में आ रहा है क्योंकि पोल्ट्री और ये इसी का एग्रीकल्चर का ही पार्ट माना जाता है। बटर, घी, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, लेग्यूम्स। ऑयल्स भी जैसे ऑयल क्रॉप्स रहती हैं उनसे हमें मिल रहा है। एग्स पोल्ट्री से मिल रहा है। घी भी जो एनिमल्स रहते हैं वो भी इसी में आते हैं एग्रीकल्चर में। फिर ISI है, ISI 1947 में आया। दिस इज सर्टिफिकेशन मार्क ऑफ BIS, मतलब ISI है 1986 में इसमें चेंज हो गया था BIS में। अब इसकी स्टैंडर्ड लगते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कवर फूड आइटम्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस। ध्यान रखना मीट प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, लेकिन एनिमल्स का घी जो हमें उसके बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे, जैसे घी है। फिर मीट प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस यहाँ पे आ रहे हैं। कॉन्डिमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, सीरियल्स, सोया प्रोडक्ट्स, कैंडीज, बेवरेजेस, प्रिंट पेपर। फॉर द कंज्यूमर सर्टिफिकेशन मार्क इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज चीप, सेफ एंड प्योर, ये ध्यान रखना है। फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये it lays down that no person or firm can stock, sell or distribute drugs unless they have proper license issued by the state government, ये ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। फॉर द पर्पस अंडर दिस लॉ इट इज़ मैंडेटरी दैट एवरी डीलर मस्ट इशू ए कैश मेमो फॉर द ड्रग सोल्ड टू द कंज्यूमर। कैश मेमो होगा मतलब जो स्लिप रहती है वो इंश्योर होनी चाहिए कि डीलर वो प्रोवाइड कर रहा है। फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में under the provision of act, central and state government have the empower to regulate the production, supply, distribution and processing essential commodity such as cattle, fodder, coal, iron, steel, paper, cotton, woolen textiles, petroleum products, drugs, foods, raw jute, cotton. It provides punishment on any hoarder, black marketer and profiter, मतलब इसमें ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं होगी। इस पे जैसे रेगुलेशन लग रहे थे सैनिटाइज़र का, उसको ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, हाई रेट में दे रहे थे उसको, तो इसमें मतलब छापे लग रहे थे। ये काइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसमें हुआ है तो इसमें UGC में दे सकते हैं इसको। द ऑफेंडर्स कैन बी इम्प्रिजन फॉर 3 to 5 years, ये ध्यान रखना है। फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976 में आया। ये क्या करेगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेट्रिक नंबर, ये ध्यान रखना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को प्रमोट कर रहा है फॉर वेट्स एंड मेजरिंग। फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक फॉर वेट्स मेजर, स्पेसिफिकेशन भी यही फॉर्मुलेट कर रहा है। एंड इक्विपमेंट्स यूज फॉर वेइंग एंड मेजरिंग, फॉल्टी मेजर्स होंगे तो उसमें ऑब्जेक्शन रहता है। फिर अप्रूवल ऑफ मॉडल्स का अप्रूवल भी यही प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर को। सील वेरिफिकेशन स्टाम्प नहीं है तो उसको जेन्युइन नहीं माना जाएगा। फिर कोपरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द एनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एज ए माइलस्टोन इन द कंज्यूमर मूवमेंट। दिस लॉ गिव्स ए कंज्यूमर द राइट टू गेट कंपनसेशन फॉर, वो सब मैंने जो लास्ट क्लास में बताए थे, जैसे इसके कौन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फोरम रहती है, फिर नेशनल स्टेट लेवल पे, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है। और उसके राइट्स क्या हैं कंज्यूमर्स के, वो सभी भी इसी के अंडर आते हैं।
तो 1986 में आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू गेट कंपनसेशन फॉर एनी लॉस सफर्ड इन अकॉर्डिंग विद द नेग्लिजेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट लास्ट क्लास होगी शायद वो, उसके बाद में जब जो भी आपका मतलब आपको कन्फ्यूज़न रहेगा या फिर आपकी डिमांड होगी उसी पे क्लास होगी, अदरवाइज़ कुछ क्वेश्चन